अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शबान अनवर और आज हमारा टॉपिक है सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट। सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट ऐसे सर्किट को कहेंगे जिसमें तीन कंपोनेंट सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, यानी आर, एल और सी। तो ऐसे सर्किट को हम आर एल सी सीरीज़ सर्किट भी कहते हैं, यानी जिसमें एक रजिस्टर, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर जो है वो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और उन्हें कोई एसी सोर्स से सप्लाई दी गई हो। तो ऐसे सर्किट को कहते हैं आर एल सी सीरीज़ सर्किट या सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट। सर्किट की डायग्राम यहाँ पे ड्रा की गई है। इस टॉपिक में हम आर एल सी सर्किट की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी फाइंड करेंगे और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे सर्किट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इस सर्किट की अगर बात करें तो देखें, इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर और एक रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। जो कैपेसिटर है उसकी रिएक्टेंस, जिसे हम एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं, किसके इक्वल होती है? ये एक्स सी किसके इक्वल होती है? हमें पता है ये 1/ओमेगा सी के इक्वल होती है। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह अगर हम 2πf लिखते हैं तो 1/2πfc हम कह सकते हैं कि एक्स सी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/f, यानी हम कह सकते हैं कि एक्स सी जो है वो फ्रिक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रिक्वेंसी मीन्स जो सप्लाई सोर्स है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, यानी एसी सोर्स की जो फ्रिक्वेंसी है उसे हम यहाँ पे एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रिएक्टेंस जो है कैपेसिटर की वो फ्रिक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इस सोर्स की फ्रिक्वेंसी जितनी हाई होगी कैपेसिटर की रिएक्टेंस उतनी लो होगी। फ्रिक्वेंसी जितनी लो होगी कैपेसिटर की रिएक्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। इसी तरह से एक्स एल की अगर बात करें, यानी रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, तो वो किसके इक्वल होती है? ओमेगा एल के। तो हम इसे लिख सकते हैं 2πf एल। तो ये चूँकि कांस्टेंट है, बाकी 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि 2π और सी कांस्टेंट है, तो एक्स सी इन्वर्स प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी के, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्स एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी के। यानी फ्रिक्वेंसी हाई होगी तो इंडक्टर की रिएक्टेंस हाई होगी, फ्रिक्वेंसी लो होगी तो रिएक्टेंस भी लो होगी। ठीक है जी। तो लेट्स सपोज के जो सर्किट है, जो सोर्स है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो लो है, तो एट लो फ्रिक्वेंसी किस तरह से ये बिहेव करेगा सर्किट? तो लो फ्रिक्वेंसी पे देखें इसका बिहेवियर किस तरह का होगा। हमें यहाँ से पता चल रहा है कि लो फ्रिक्वेंसी पे इंडक्टर की रिएक्टेंस कम होगी, कैपेसिटर की रिएक्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी के। तो हम कह सकते हैं कि लो फ्रिक्वेंसी पे एक्स सी की वैल्यू जो है वो हाई होगी, किससे? एक्स एल से। तो सर्किट इस तरह से बिहेव करेगा जैसे यहाँ पे दो कंपोनेंट लगे हुए हैं, आर और सी। ये जो है इसका रोल, यानी इंडक्टर का रोल यहाँ से कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा अगर फ्रिक्वेंसी बहुत लो है। तो ये ऐसे होगा जैसे यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। इसका बिहेवियर जो है, इसका जो करैक्टर है वो डोमिनेट करेगा, यानी कैपेसिटर का जो करैक्टर है वो डोमिनेट करेगा। तो एट लो फ्रिक्वेंसी जो है वो फिर सर्किट किस तरह बिहेव करेगा? जैसे ये आर सी सर्किट है, ठीक है। तो सर्किट जो है वो आर सी सर्किट की तरह बिहेव करता है। अच्छा, हाई फ्रिक्वेंसी की अगर बात करें तो बिल्कुल ही इससे उलट हो जाएगा बिहेवियर, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी पे क्या होगा
कि जो रिएक्टेंस है इंडक्टर की वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं एक्स एल इज़ वेरी मच लार्जर दैन एक्स सी। ठीक है जी। तो अब क्या होगा, सर्किट किस तरह बिहेव करेगा, आर एल सर्किट की तरह। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ गौर करने की है कि जैसे जैसे आप फ्रिक्वेंसी कम करते जाएंगे सर्किट आरसी सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। फ्रिक्वेंसी हाई करते जाएंगे तो आरएल की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। या आप ये कह लें कि फ्रिक्वेंसी लो कर देंगे तो एक्स सी की वैल्यू बहुत बढ़ती जाएगी, फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होगी तो एक्स एल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर आप फ्रिक्वेंसी की वैल्यू इंटरमीडिएट रखें, दरमियान में एक वैल्यू रखें, कोई ऐसी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू भी होगी जहाँ पे एक्स एल की वैल्यू जो है वो एक्स सी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी फ्रिक्वेंसी को हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। ठीक है जी। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि ऐसी फ्रिक्वेंसी है जिस पे ना तो एक्स सी एक्स एल से बहुत ज़्यादा हाई होता है और ना ही एक्स एल एक्स सी से बहुत हाई होता है, बल्कि एक्स सी की वैल्यू एक्स एल के इक्वल होती है। तो हम इसको डिफाइन भी ऐसे ही करते हैं, फ्रिक्वेंसी एट विच एक्स सी इज इक्वल टू एक्स एल, यानी कैपेसिटर की रिएक्टेंस जो है वो इंडक्टर की रिएक्टेंस के इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो ये फ्रिक्वेंसी जो है इसका फार्मूला भी हम ड्राइव कर सकते हैं कि ये फ्रिक्वेंसी अक्सर में किसके इक्वल होगी। अगर हमें कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और इंडक्टर की इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस गिवन हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं एक्सप्रेशन या फार्मूला फॉर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। तो एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, देखिए हम जैसे इसकी डेफिनेशन कर रहे हैं कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ऐसी फ्रिक्वेंसी को कहेंगे जहाँ पे एक्स सी जो है वो एक्स एल के इक्वल होगा। तो यहीं से हम फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं एक्चुअली। देखिए एक्स सी की वैल्यू क्या होती है, 1/ओमेगा सी, और एक्स एल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, ओमेगा जो है वो इस तरफ आ जाए और एल इस तरफ अगर आ जाए तो ये हो जाएगा 1/एल सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी। ओमेगा की वैल्यू या आप ऐसा करें कि यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/स्क्वायर रूट ऑफ एल सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा किसके इक्वल आ गया, ज़रा साइड चेंज कर लेते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। अब ओमेगा जो है ये 2πf के इक्वल होता है, इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। तो ये जो फ्रिक्वेंसी होगी जिस पे हम कह रहे हैं एक्स सी एक्स एल के इक्वल है, तो इसे हम स्पेशल नेमिंग दे रहे हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। तो देखें रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी किसके इक्वल आ रही है, एफ आर इज इक्वल टू 1/2π जो है वो अगर इस तरफ आ जाए तो ये डिवाइड करेगी 1 को, तो ये आ जाएगा 2π स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। तो ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है, 1/2π स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। ठीक है जी। तो ये हमने एक्सप्रेशन ड्राइव कर ली फॉर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। अब अगर हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे सर्किट की इम्पीडेंस की बात करें कि इम्पीडेंस जो है वो किसके इक्वल होगी, कितनी होगी इम्पीडेंस। देखिए हम कह रहे हैं एक्स एल जो है वो एक्स सी के इक्वल है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है या ये जो डेफिनेशन है ये हम यूज़ कर सकते हैं इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए।
इम्पीडेंस एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। तो देखें, इसका आसान तरीका ये है कि हम इम्पीडेंस डायग्राम ड्रा करें। इम्पीडेंस डायग्राम हम कैसे ड्रा कर सकते हैं? हमने आरसी सर्किट और आरएल सर्किट जो है वो अलग-अलग डिस्कस किए हुए हैं। उनमें जो हम इम्पीडेंस डायग्राम ड्रा करते हैं तो हमें पता है जो इंडक्टर की इम्पीडेंस है यानी एक्सएल, वो रजिस्टर के साथ 90 का एंगल बनाती है, लेकिन वो लीड कर रही होती है वहाँ पे। अगर ये जो हॉरिजेंटल हमारे पास वेक्टर है ये रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, जो रजिस्टर की सर्किट रजिस्टर की रेजिस्टेंस है आर में, तो यहाँ पे जो रिएक्टेंस होगी इंडक्टर की वो इसके परपेंडिकुलर आएगी, ठीक है, क्योंकि वो लीड कर रही है इसलिए अपवर्ड। तो ये हमारे पास होगा एक्स एल। और आरसी सर्किट में हम पढ़ चुके हैं कि जो रजिस्टर और रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर है उसमें भी 90 का एंगल होता है, यानी फेज डिफरेंस 90 का है, लेकिन इस केस में आर लीड कर रहा होता है और एक्स सी जो है वो डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। अब देखें, हम कह रहे हैं कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे एक्स एल और एक्स सी जो है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो अगर ये मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करेंगे, ठीक है। तो एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, तो ये दोनों जो है एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसल आउट करते हैं, hence they cancel each other। तो सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी होगी फिर टोटल, यानी इम्पीडेंस कितनी होगी, वो आर के इक्वल ही होगी। तो सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है यानी इम्पीडेंस है वो आर के इक्वल होगी, ठीक है जी। सो इम्पीडेंस ऑफ सर्किट इज आर। तो सर्किट जो है वो एक्चुअली रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है और उसकी टोटल रेजिस्टेंस जो है वो आर के इक्वल है। तो देखें, जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट जो होगी यानी इम्पीडेंस जो है वो लोएस्ट होगी, क्योंकि वो किसके इक्वल है, सिर्फ आर के इक्वल है। इसके अलावा कोई भी फ्रिक्वेंसी होगी, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के अलावा कोई भी फ्रिक्वेंसी होगी, तो देखें आर में कोई ना कोई वैल्यू जो है वो ऐड हो रही होगी, या तो वो एक्स एल की वैल्यू ऐड हो रही होगी या एक्स सी की वैल्यू ऐड हो रही होगी, लेकिन कोई ना कोई वैल्यू इसमें ऐड ज़रूर हो रही होगी अगर फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी नहीं है, क्योंकि सिर्फ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे ही एक्स एल और एक्स सी एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, अदरवाइज़ ये टोटली एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। और जो टोटल इम्पीडेंस होगी सर्किट की वो आर में कोई और वैल्यू भी ऐड हो रही होगी। तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो रेजिस्टेंस है सर्किट की वो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे ही होगी। तो इसका मतलब अगर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट मिनिमम है तो जो करंट होगी सर्किट में वो मैक्सिमम होगी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे, ठीक है ना। तो अगर हम ग्राफ ड्रा करें बिटवीन करंट एंड फ्रिक्वेंसी, तो जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है इस पे करंट मैक्सिमम होगी। अगर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से हम फ्रिक्वेंसी कम करेंगे तो करंट की वैल्यू कम होती जाएगी, अगर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू फिर भी कम होती जाएगी, क्योंकि फिर भी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ रही होगी सर्किट की। तो अगर हम एक ग्राफ ड्रा करें फ्रिक्वेंसी और करंट के दरमियान में, तो जिस फ्रिक्वेंसी जब लो होगी, लोएस्ट होगी, तो करंट भी लोएस्ट होगी, कम होगी, क्योंकि उस केस में जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे करंट भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम जैसे जैसे लो फ्रिक्वेंसी से हाई फ्रिक्वेंसी की तरफ जा रहे हैं तो एक्चुअली हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी। तो एक वैल्यू आएगी जहाँ पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी।
तो वो फ्रिक्वेंसी असल में रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है। अब अगर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू इससे भी आप आगे बढ़ा देंगे, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से भी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो करंट की वैल्यू अब दोबारा से कम होना शुरू हो जाएगी। क्यों कम होना शुरू हो जाएगी? क्योंकि फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इस केस में जो इम्पीडेंस है सर्किट की, अब वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि हम शुरू में देख चुके हैं कि करंट अगर जो फ्रिक्वेंसी है वो अगर लो होगी तो कैपेसिटर की रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अगर फ्रिक्वेंसी हाई होगी तो इंडक्टर की रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ऐसी फ्रिक्वेंसी है जिस पे ये दोनों रेजिस्टेंसेस यानी रिएक्टेंसेस जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, और सिर्फ जो रजिस्टर की रेजिस्टेंस है वो बाकी बचेगी सर्किट में। तो ये रेजिस्टेंस जो है सर्किट की इस फ्रिक्वेंसी पे मिनिमम होगी, यानी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो हाईएस्ट होगी है। ठीक है जी। अब लास्ट पे जो है वो सर्किट की प्रॉपर्टीज़ एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है वो डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या है। फार्मूला रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का है हमारे पास एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। ठीक है जी। सेकंड नंबर पे ये कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे जो पावर फैक्टर होगा वो 1 होगा। पावर फैक्टर 1 क्यों होगा? क्योंकि इस केस में सर्किट रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है, और रेजिस्टिव सर्किट की जो का जो पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है। यानी रेजिस्टर के केस में जो पावर फैक्टर होता है सर्किट का वो 1 होता है। तो पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इज 1। पावर फैक्टर मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा को ही हम पावर फैक्टर कहते हैं। और एक जो हमने अभी जो बात डिस्कस की कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम होगी, यानी रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो है वो मिनिमम होगी एट रेजोनेंस। इम्पीडेंस इज मिनिमम। और ये किसके इक्वल होगी? रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट यानी आर के इक्वल होगी। और ग्राफ की मदद से हमने देखा, बल्कि हमने अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ही ग्राफ ड्रा किया है। और वो क्या है? क्योंकि रेजिस्टेंस मिनिमम होती है रेजोनेंस पे, तो करंट जो है वो मैक्सिमम होती है एट रेजोनेंस। करंट इज मैक्सिमम। अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये थोड़ा ट्रिकी भी है। इसमें यह है कि जो एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जो वोल्टेज होगा क्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर, वो रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा उससे उसकी वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। ठीक है जी। यानी एट रेजोनेंस VL and VC may be greater than potential of circuit या अप्लाइड वोल्टेज जो है। सोर्स वोल्टेज कह लें या इसको अप्लाइड वोल्टेज कह लें। तो जो एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी VL और VC की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो सकती है सोर्स पोटेंशियल से या सोर्स वोल्टेज से। वो कैसे? ये कैसे मुमकिन है? तो देखें,
एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो सीरीज सर्किट में, सीरीज में वो कनेक्टेड है। जब एक्स एल एक्स सी के इक्वल होगी तो इसका मतलब है कि वी एल जो है वो वी सी के इक्वल होगी। वी एल इज इक्वल टू वी सी। ठीक है जी। तो अब देखें इस सर्किट में होगा क्या रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे। अच्छा, देखें लेट्स सपोज के जो इंडक्टर है इसके क्रॉस पोटेंशियल जो है वो 10 वोल्ट्स है। तो इसका क्या मतलब है कि कैपेसिटर के क्रॉस भी पोटेंशियल जो है वो 10 वोल्ट्स होगा। लेट्स सपोज इतना वोल्टेज है, क्योंकि वी एल जो है वो वी सी के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अब, जब कैपेसिटर की प्लेट्स चार्ज होती हैं तो देखें यहाँ पे पोटेंशियल जो है प्लेट्स के दरमियान जो है वो आ जाएगा। जब जब ये फुली चार्ज हो जाएंगी तो मैक्सिमम जो पोटेंशियल होगा, तो एक्चुअली वो स्टोर हो रही है इसमें एनर्जी कैपेसिटर में। ठीक है, और नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा कि वो वही एनर्जी इस सर्किट को वापस कर देगी। ठीक है, अब इंडक्टर में भी ऐसा ही हो रहा है कि जब कैपेसिटर एनर्जी सर्किट को दे रहा होगा तो इंडक्टर वो एनर्जी स्टोर कर रहा होगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर हुई है वो वापस इस सर्किट को प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो इंडक्टर और कैपेसिटर सिर्फ ये कर रहे हैं यहाँ पे कि वो एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं और फिर वापस सर्किट को दे रहे हैं, फिर स्टोर कर रहे हैं और सर्किट को वापस दे रहे हैं। और उनके टर्मिनल्स के दरमियान कोई पोटेंशियल हो सकता है, लेट्स सपोज 10 वोल्ट है, लेकिन वो उस 10 वोल्ट को डिसिपेट नहीं कर रहे, यानी पावर डिसिपेशन नहीं हो रही, वो इस एनर्जी को ज़ाया नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सोर्स जो है वो उनको उसको एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, यानी पोटेंशियल देने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ आपस में ही ये खेल रहे हैं इस तरह से, जैसे वो इसकी तरफ एनर्जी फेंकता है, वो कैच कर लेता है, वो फिर वापस इसकी तरफ फेंकता है और ये कैच कर लेता है। ठीक है, पावर डिसिपेशन कहाँ पे हो रही है, एनर्जी ज़ाया कहाँ पे हो रही है, रजिस्टर पे। तो सिर्फ जितना इसको पोटेंशियल चाहिए वो प्रोवाइड कर रहा है सोर्स। ठीक है, बाकी जो है वो जो पोटेंशियल है वो कम हो सकता है इस पोटेंशियल से। लेट्स सपोज जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे है वो लेट्स सपोज 3 वोल्ट है, तो ये जो सोर्स है ये सिर्फ इसको 3 वोल्ट प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो इनका पोटेंशियल है ये यहाँ पे डिसिपेट नहीं हो रहा है, वो बस एक दूसरे के साथ इस तरह से खेल रहे हैं, ओसिलेट कर रहा है यहाँ पे वो पोटेंशियल। ठीक है, एक दफ़ा यहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है, फिर ये सर्किट को वापस करता है, कैपेसिटर में स्टोर होती है, फिर ये कैपेसिटर वापस करता है तो इंडक्टर में आ जाती है। ठीक है, पावर डिसिपेशन सिर्फ रजिस्टर पे हो रही है और वो जो एनर्जी है वो सप्लाई कर रहा है सोर्स। ठीक है, तो एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ही ऐसा होगा। तो एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे क्या हो सकता है फिर कि जो कैपेसिटर और इंडक्टर है उनका पोटेंशियल जो है वो आर से डिफरेंट यानी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है जी, ये था आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।